अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें, मैंने आपसे कहा एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग जितने भी अभी क्वेश्चंस आज की क्लास में होने थे वो हम ऑनलाइन के बजाय हम वीडियो के रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको सेंड करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गई थी, जिसमें हमने रिड्यूस किया था। 3 फॉर्म में हम इक्वेशन को रिड्यूस कर रहे थे, और आज जो हम क्लास लेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ जाएंगे। 3, 4, 5 की तरफ जाएंगे। अभी हम 2 और 2 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, स्टॉप, पॉज। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 की बातें वो बेसिक बातें हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में 3.1 में स्टार्ट की थी। आपको मैंने बताया था, ज़रा गौर से अब समझिएगा कि अब तुम्हारे पास लाइन की इक्वेशन मौजूद होगी, तुम्हें उसके बाद सारा काम शुरू करना है। पहले तुम 2.5 तक इक्वेशन निकालते थे। इक्वेशन के 4 तरीके थे, वो चारों तरीके तुम्हें मालूम है। लेकिन अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हें लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, तुम्हें आगे का काम करना है। अब लाइन की इक्वेशन गिवन होगी तो उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है, अब ज़रा उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास 2 लाइन की इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन आपके पास लाइन 1 की है और दूसरी इक्वेशन 10x - 6y और -7 = 0। अब ज़रा समझिएगा अच्छी तरीके से, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी सारे पार्ट्स आपके खुद के हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपसे कहा गया है वेदर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर और नाइदर। इसका मतलब ये है कि लाइंस या तो पैरेलल होंगी, लाइंस या तो परपेंडिकुलर होंगी, या वो ये दोनों नहीं होंगी। सही है, यानी इंटरसेक्टेड तो होंगी लाइंस, लेकिन या तो पैरेलल होंगी या तो परपेंडिकुलर होंगी, या फिर वो इंटरसेक्ट हो रही होंगी किसी भी एंगल से। तो लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं होता, जैसे अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वो लाइंस पैरेलल है। तो पहली कंडीशन हम हमेशा चेक करेंगे इक्वेशंस को देखते हुए कि वो 2 लाइंस, अब देखने के बाद तो आइडिया नहीं हो रहा, वो हो जाएगा, आपको टेक्निक समझा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन आपने 2 लाइंस की इक्वेशन देखी है, इन इक्वेशन को देखकर तो आप नहीं पहचान सकते कि वो लाइन पैरेलल है या वो लाइन परपेंडिकुलर है या वो लाइन इंटरसेक्टेड है। अगर लाइन पैरेलल होगी तो इसका मतलब होगा कि उसके दरमियान कोई भी एंगल नहीं है, 0 एंगल है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है। और अगर ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। अब हो सकता है वो ऐसे इंटरसेक्ट हो रही हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर ही इंटरसेक्ट हो। तो ये तीनों बातें हमें चेक करनी होंगी। पहली बात हम चेक करेंगे पैरेलल की कंडीशन पे रखकर। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, a1b2 - a2b1 = 0। ये a1 a2 b1 b2 कहाँ से आएंगे, ये इक्वेशन के x और y के कोफिशिएंट हैं। ठीक है, अच्छा, पैरेलल में रखेंगे, अगर 0 प्रूव हो जाता है तो बस सवाल वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर 0 प्रूफ नहीं होता, नॉट यानी 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा नॉन ज़ीरो कोई नंबर आएगा। और अगर नॉन ज़ीरो कोई नंबर आएगा तो इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है लाइन। फिर हम जाएंगे किस पर, परपेंडिकुलर पर। देखो सीक्वेंस याद रखना, पहले किस पर जाएंगे, पैरेलल, फिर किस पर जाएंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी अगर 0 प्रूफ नहीं होता, नॉन ज़ीरो नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर वो इंटरसेक्ट हमें निकालना नहीं है, वो अंडरस्टूड बात है, पैरेलल की कंडीशन से हमने निकाल लिया था, वो बात प्रूफ हो चुकी थी। लेकिन हम बाकायदा एक दफ़ा चेक कर रहे थे कि कहीं लाइन इंटरसेक्ट है, पैरेलल नहीं है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्ट हो रही होगी। अब आया कि वो इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली कर रहा है या फिर वो कोई दूसरे एंगल से कर रहा है या वो जस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बात हमें चेक करनी होगी पैरेलल को देखते हुए और परपेंडिकुलर को देखते हुए। तो इनके फार्मूलाज, इनकी कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं और ये मैंने स्टार्टिंग की क्लास में भी आपको पढ़ाए थे। तो हमारा पहला काम यहाँ पर ये होगा कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ यानी a1 a2 लाइन 1 के लिहाज से हम करेंगे। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ पर आपके पास लाइन 1 मौजूद है। लाइन 1 को अगर मैं बोलूँ a1x + b1y + c1 तो गलत नहीं होगी। और लाइन 2 की अगर मैं बात करूं तो a2x + b2y + c2 = 0। इसमें कोई मसला नहीं है। अब आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे इस फॉर्म में। देखिए, आप कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा हमारी a1 की वैल्यू क्या है, हमारे a1 की वैल्यू 5 है, हमारे b1 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू 8 है, A2 10 है, B2 -6 है और C2 -7 है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
लाइंस पहले चेक करेंगे, सिंस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कि लाइंस जो है वो पैरेलल है या लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हम सबसे पहले पैरेलल की कंडीशन चेक करते हैं। तो पैरेलल के लिए बेटा आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0। अगर ज़ीरो प्रूफ हो जाता है, अगर ज़ीरो प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब आपका काम हो जाएगा। हाँ, a1 क्या है? a1 की वैल्यू आपके पास 5 है। b2 की वैल्यू क्या है आपके पास? b2 की वैल्यू -6 है। a2 की वैल्यू आपके पास 10 है और b1 की वैल्यू 5 है। सही है, b1 की वैल्यू -3 है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते वक्त 5 6 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस 3 10 ज़ा 30। अब 30 से 30 कैंसिल होगा तो आंसर क्या आया? 0। इसका मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। लाइन 1 जो है वो क्या है? पैरेलल है किसके? लाइन 2 के। तो क्या आप परपेंडिकुलर और इंटरसेक्ट चेक करेंगे? क्या परपेंडिकुलर या इंटरसेक्ट चेक करेंगे? नहीं करेंगे। जब ये बात पता चल गई कि लाइन पैरेलल है तो फिर यकीनन वो कहीं पर इंटरसेक्ट थोड़ी करती होगी, ना परपेंडिकुलरली ना वैसे भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं वो लाइन, वो सिर्फ पैरेलल है। अगर पैरेलल नॉट इक्वल टू 0 आता, नॉन ज़ीरो नंबर आता, तो फिर हम परपेंडिकुलर पे जाते और देन फिर हम इंटरसेक्ट पे जाते। मतलब फिर बात प्रूव होती कि या तो लाइन परपेंडिकुलर है और या तो लाइन इंटरसेक्ट है। तो पहली बात, अगर पैरेलल का स्टेप नहीं होता तो हम परपेंडिकुलर पर जाते, और परपेंडिकुलर का भी नहीं होता तो फिर समझ जाते कि लाइंस क्या है? इंटरसेक्ट है। ये स्टेप बाय स्टेप है, पैरेलल, परपेंडिकुलर और देन इंटरसेक्ट। तो पैरेलल तो हो गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर या इंटरसेक्टेड का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला सवाल है आपके पास यहीं पर मौजूद, क्वेश्चन रब कर रहा हूँ सिर्फ यही, ठीक है। अब बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 अब इसी तरह चेक करेंगे हम, और पार्ट 2 के अंदर भी हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्टेड है। तो लाइंस की इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो लाइंस की इक्वेशन मौजूद है। तो लाइंस की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो 3x - 4y - 11 8x + 6y + 5 इज इक्वल टू 0। लाइन 1 में a1 b1 c1 उसी तरह आपके पास मौजूद है। पहले हम पैरेलल कंडीशन पर रख के देखते हैं। पैरेलल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बेटा याद रखिएगा, पैरेलल में a1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, a2 की वैल्यू है 8, b1 की वैल्यू है -4 इज इक्वल टू 0। 3 6 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये आंसर 50 बता रहा है और जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये बात प्रूव हो गई कि लाइन पैरेलल तो नहीं है फिलहाल, सिंस लाइन 1 इज नॉट लाइन 1 इज इंटरसेक्टेड, लाइन 1 एंड लाइन 2 इज इंटरसेक्टेड, मतलब पैरेलल तो नहीं है। इसमें आप 2 वर्ड लिख सकते हो, इंटरसेक्टेड का वर्ड भी मेंशन कर सकते हो, इंटरसेक्टेड का वर्ड ही मेंशन कर सकते हो, साथ साथ ये भी लिख सकते हो सिंस लाइन 1 इज पैरेलल इज नॉट पैरेलल टू लाइन 2। ये बात भी, दोनों बातें सिंपल हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझना ये है कि इंटरसेक्ट तो हो गया, सवाल समझ में आ गया, बट उसके बाद हमें कहाँ जाना है? परपेंडिकुलर पर। तो अगर परपेंडिकुलर कंडीशन पे जाते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन पे जाते हैं तो परपेंडिकुलर कंडीशन आपकी क्या फॉर्मूला बताती है बेटा? a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। a1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 3, a2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 8, b1 की जगह पर -4 और 6 इज इक्वल टू 0। 3 8 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 4 6 ज़ा 24। बात आ गई 0 की, तो बताइए लाइन 1 क्या हुई? हेंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2
लाइन 1 जो है वो लाइन 2 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए। अगर सुन लीजिए और से बात, ये भी प्रूफ नहीं होता तो फिर आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ बात कर चुके हैं आप इसकी। बस नीचे आप लिख देते हैं कि हैंस लाइन इज इंटरसेक्टेड, दैट्स इट। लाइन 1 एंड लाइन 2 इज इंटरसेक्टेड, बस इतना लिख देते हैं। परपेंडिकुलर लिखने का मकसद ये है कि परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। पैरेलल लिखने का मकसद ये है कि पैरेलल प्रूव हो गया कि नहीं है ये पैरेलल। और इंटरसेक्टेड को बस ये बात मेंशन करते हैं कि अगर पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो इंटरसेक्टेड है, सिर्फ लिख देंगे हैंस लाइन 1 इज नॉट इंटरसेक्टेड टू लाइन। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबके? ठीक है, ओके। अब हम जाएंगे, अब इसके बाकी के पार्ट्स जो है ना वो आप घर पे खुद करेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 के भी 2 पार्ट्स या 1 पार्ट कराऊंगा, और 4 भी जो है ना वो फिर आप लोग इसी तरह करेंगे। 5 से हमारा काम स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है। फाइंड दी एक्यूट एंड राइट एंगल बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब ये स्ट्रेट लाइन आपके सामने 2 इक्वेशंस का मतलब है कि 2 स्ट्रेट लाइंस आपके पास मौजूद हैं, बट यहाँ पर इन्होंने साफ लफ्ज़ों में लिख दिया कि आप उनका एक्यूट या राइट एंगल निकाल लीजिए, एक्यूट एंड राइट एंगल। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक्यूट एंगल और राइट एंगल किस फॉर्मूले से निकलेगा। हो सकता है कि हमें इंटरसेक्टेड तो है, लाइंस इंटरसेक्टेड है, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं सकते एंगल। तो पैरेलल की बात भी नहीं आ रही, परपेंडिकुलर की बात चेक करनी है हमें कि लाइंस परपेंडिकुलर तब होगी जब एंगल 90 डिग्री होगा, और लाइंस इंटरसेक्टेड जब होगी जब एंगल कोई एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल से मुराद 90 ना हो, 90 से छोटा हो। 90 से छोटे से मतलब ये होगा कि एंगल 90 से कम होगा। 90 से कम कोई भी एंगल हो सकता है। सपोज कर लेते हैं 45 डिग्री। तो ये हमें चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्टेड है। ये तो अंडरस्टूड बात है, जब भी वो लाइंस के लिए आपको क्या कह रहा है कि दोनों एंगल में से कोई एक निकाल दिए तो एक्यूट या तो राइट। तो अब हम निकालेंगे किस तरीके से, उसका फॉर्मूला tan थीटा का है। मैंने बताया था ये फॉर्मूले के साथ मॉड का साइन लगता है। ये एक्यूट एंगल या एंगल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप a2b1 माइनस a1b2 और a1a2 प्लस b1b2 ये फार्मूला डिवाइड करके मॉड्यूलस का साइन इसलिए लगता है क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव चाहते हैं वैल्यू, और tan इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो पहली बात तो वही है कि जो कि हमने यहाँ पर लिखा वो यही बात लिखी थी कि लाइन 1 हमारे पास क्या है, लाइन 1 हमारे पास क्या कहलाता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात पता है कि मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। tan थीटा बराबर है a2b1 माइनस a1b2 डिवाइडेड बाय a1a2 प्लस b1b2 मॉड का साइन। ठीक है, अब tan थीटा या tan इन्वर्स हम बाद में ले जाएंगे, पहले a2b1 की वैल्यू निकालिए, यानी 1, और b1 क्या है आपके पास 1, माइनस a1 क्या है आपके पास 3, और b2 क्या है आपके पास 2, डिवाइडेड बाय a1 3 1 प्लस 1 2, और इसके साथ कौन सी साइन लग गई, मॉड्यूलस का साइन। 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ऐसा ही है। tan इसमें अभी भी कौन सा साइन मौजूद है, मॉड। 1 में से 6 चले गए, कितने बचेंगे, -5, ये भी क्या आया 5, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। -1 से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1। जब मॉड का साइन खुलेगा तो -1 से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1। मॉड्यूलस का साइन लगता है इसलिए कि आपका जो साइन है वो, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट का साइन कहलाता है मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट का साइन होता है ना, इसका मतलब ये होता है कोई भी नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा। थीटा tan इन्वर्स, tan इन्वर्स 1 की वैल्यू निकालिए, tan इन्वर्स 1 की वैल्यू निकालिए 45 डिग्रीज का मतलब लाइंस क्या हुई आपकी, एक्यूट हुई या राइट एंगल हुई, एक्यूट हुई। तो बेटा आप इसमें लिख दें एंड लाइंस आर एक्यूट एंगल। ठीक,
अच्छा बेटा, इसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपके पास एक्यूट एंगल आ रहा होगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें 90 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। अभी बीच में एक सवाल और स्टूडेंट के जहन में आया, मैं आपको फिर दोबारा बताता चलूँ। उन्होंने कहा सर हम परपेंडिकुलर के इस पॉइंट पर रखकर ही पहचान सकते हैं कि हमारा आंसर 90 डिग्री बन रहा है या नहीं। तो बेटा हमें सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, एंगल निकाल कर शो करना है। तो ये फार्मूला ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आप एंगल निकाल कर प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी सवाल हैं वो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर किसी सवाल में इक्वेशन के साथ एक्स वाई हो, कांस्टेंट ना हो, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू 0 है, वाई ना हो तो बी की वैल्यू 0 है, एक्स ना हो तो एक्स की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर एक्स वाई सब लिखे हो तो कोफिशिएंट a1 b1 और c1 आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स में से कोई भी 2 पार्ट कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा सारे पार्ट करो, कोई भी 2 पार्ट आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जो पिछला सवाल हमने परपेंडिकुलर पैरेलल पढ़ा है उसकी एक टेक्निक है समझने की भी। अब उसकी टेक्निक समझ लीजिए भाई। आप MCQs में आएगा सवाल तो तुम क्या करने के लिए बैठोगे, सारे प्रूफ करने बैठोगे, तो ऐसा नहीं है। तुम उस सवाल को कैसे प्रूफ करोगे, उसकी एक छोटी सी टेक्निक है, वो टेक्निक आप समझ लो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा MCQs के लिहाज से। आपके पास सवाल है 5x - 3y + 8 = 0। नीचे इक्वेशन आपके पास दूसरी लाइन की दी हुई है 10x - 6y - 7 = 0 ना। अगर सुनना मेरी बात गौर से, x और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के सेम होंगे, x और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के सेम हो तो इसका मतलब है आपकी लाइन पैरेलल है। अब ये बात पता कैसे चलेगी, आप देख रहे हो कि 6 और 10, 6 और 10 की बात करूं अगर मैं, तो 6 और 10 किसके टेबल में कॉमन आते हैं? 2 के टेबल में। 2 5 = 10, 2 3 = क्या आपके कोफिशिएंट सेम हो गए? कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, कांस्टेंट सेम हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसकी बात कर रहा हूँ? टेक्निक के लिहाज से। सिर्फ x और y अगर सेम निकालने हैं तो पैरेलल की बात आ जाएगी, और x और y सेम ना हो तो किसकी बात आएगी? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे देखेंगे? दूसरा सवाल परपेंडिकुलर था, 3x - 4y - 11, सही है जी, 8x + 6y + 5। अब इधर देखो, पहला वेरिएबल कौन सा है? देखो पैरेलल के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि सेम होना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है वही नीचे वाली लाइन का भी x का कोफिशिएंट होना चाहिए, जो y का कोफिशिएंट है वही दूसरी लाइन का भी y का कोफिशिएंट होना चाहिए। कॉमन लेने के बाद हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर भी हम कॉमन लेने के बाद ही चेक करेंगे, लेकिन साथ साथ 2 काम होंगे। याद करो मैंने परपेंडिकुलर के तुम्हें समझाया था, रेसिप्रोकल होता है आंसर स्लोप के लिहाज से और साइन चेंज होती है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह है कि अगर x के साथ 3 है तो वहाँ y के साथ 3 होना चाहिए, और अगर y के साथ 4 है तो नीचे x के साथ 4 होना चाहिए, और बीच की साइन चेंज होनी चाहिए। तो इस टेक्निक के जरिए आप कैसे समझोगे कि अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूँ तो 2 4 = 8, 2 3 = 6, इसको छोड़ दो तो मुझे बताओ क्या 4 आ गया, क्या 3 आ गया, बीच की साइन भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो आप एज इट इज़ ये बात भी समझ गए कि अगर इस टेक्निक से आप देखोगे तो आप परपेंडिकुलर पहचान लोगे। समझ में आ रही है बात? तो ये होता है MCQs में देखने का तरीका, वहाँ आप सॉल्व नहीं करते। एप्टीट्यूड में भी आप इसी तरह चेक करोगे, एप्टीट्यूड का वे भी यही होगा भाई, वहाँ विदाउट कैलकुलेटर काम करना है, सही है। तुम चाहो तो इसमें रख के देख लोगे, टाइम तुम्हारा ज़्यादा लगेगा, और तुम कैसे भी करके देख सकते हो, तुम ऐसे भी करके देख सकते हो जैसे तुम डायरेक्टली कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखा, उसके रिमेनिंग पार्ट्स देखे, और क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बाकी है, जिनमें से शुरू के 3 पार्ट्स आपको दूंगा, शुरू के 3 पार्ट्स। बाकी इंशाल्लाह आप लोग 3 पार्ट कर कर यहाँ पर बैठोगे और करके रखोगे, सही है। तो 3 पार्ट समझ लीजिए, फिर आज की क्लास वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। अब इसके पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं। सवाल मेन ये है
कि मुझे इक्वेशन चाहिए सारी लाइंस की, 2 ही लाइन होंगी यकीनन, 2 ही लाइंस की बात हो रही है। तो पहले ये पहचानना है कि वो 2 लाइंस पैरेलल है, 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, ये बात सवाल में मेंशन होगी। अब वो तुम्हें निकालना नहीं है, लेकिन तुम्हें उसकी इक्वेशन निकालने की टेक्निक सुननी है और वो टेक्निक तुम 2.5 से लिंक करोगे, ठीक है। अब कैसे होगा ये? सबसे पहले उन्होंने कहा पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी लाइन एक है जो कि पास हो रही है 3, -4 से और पैरेलल है दूसरी लाइन के जिसकी इक्वेशन मौजूद है। इसका मतलब एक लाइन की तो इक्वेशन मौजूद है, सिर्फ कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है? लाइन 2 की। यानी लाइन 1 हमारे पास पॉइंट जो है पास कर रहा है 3, -4, सही है, और उसके साथ पैरेलल एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है। तो इन्होंने कहा बेटा सवाल के मुताबिक कि हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए। हमें किसकी इक्वेशन चाहिए? दोनों लाइंस की। दोनों लाइंस की कैसे आएंगी? जब एक साइड x की दी हुई है तो बस हमें किसकी निकालनी है? एक की। अब वो एक की निकालने का काम थोड़ा समझने वाला है। मतलब मुझे सिर्फ इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसका सिर्फ एक पॉइंट पता है। तो अब बात करो 2.5 की। जब मुझे एक पॉइंट पता है तो मैं किसकी बात करूँगा? स्लोप की। अगर स्लोप पता चल जाए इस लाइन का तो मैं स्लोप पॉइंट फार्मूले से लाइन 1 की इक्वेशन निकाल सकता हूँ और लाइन 2 की तो मौजूद है। तो स्लोप कैसे निकलेगा सर? पैरेलल कंडीशन के स्लोप क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पैरेलल के स्लोप क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बात होगी इक्वेशन की मदद से कभी स्लोप निकालना सीखा है? तो बिल्कुल सीखा है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y से हम निकालेंगे m1। m1 पैरेलल की वजह से m1 किसके बराबर होगा? m2। तो फिर हम लाइन 2 की क्या निकाल लेंगे? इक्वेशन निकाल लेंगे। अब इसकी वर्डिंग आप स्टार्ट कैसे करोगे? आप सबसे पहले बताओगे सिंस लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, लाइन 1 किसके पैरेलल है? लाइन 2 के। तो हम क्या करेंगे? लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन 2। स्लोप ऑफ लाइन 2 कैसे निकलेगा भाई? फॉर्मूला क्या होता है भाई? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ये किसका फॉर्मूला है? स्लोप का। कौन सा फॉर्मूला है? सवाल में अगर इक्वेशन गिवन होगी तो स्लोप कैसे निकलेगा? ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x बताओ क्या है? 2, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 3, 2/3 माइनस 2/3। ये आपका स्लोप किसका हो गया? लाइन 2 का। तो लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है तो स्लोप भी क्या होंगे? बराबर। तो इसका मतलब स्लोप 1 भी क्या हो गया? -2/3। तो बेटा आप स्लोप पॉइंट फार्मूले से, स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 के फार्मूले से आप इसकी लाइन 1 की भी क्या फाइंड कर लोगे? इक्वेशन फाइंड कर लोगे। इसमें किसी को कोई मसला है तो बताइए, ठीक है। अब आइए इसके पार्ट 2 पर। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, सेम क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड पैरेलल, दूसरी जो पैरेलल लाइन दी थी उसकी भी इक्वेशन गिवन है। तो पूरा दूसरा सवाल सेम हो गया। समझ में आ गई बात? ना होगा तो कल हम यहाँ करवाएंगे, लेकिन हो जाएगा, सवाल आसान है, ठीक है। तीसरे सवाल पर आओ। पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5। अब ज़रा देखिएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5, सपोज कर लेते हैं वो 4,5 ये, और वो परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन के, और वो दूसरी लाइन की इक्वेशन मौजूद है, और उस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले पार्ट को भी समझ लें ताकि आपके 4 पार्ट हो जाएं। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ 4 पार्ट हो जाएंगे आपके, सिर्फ ये बात समझ लीजिए आप जी। वेरी गुड। अब लाइन परपेंडिकुलर है, ये बात पार्ट ने बता दिया। अब लाइन परपेंडिकुलर है, ये बात पार्ट ने बता दिया, तो इसका मतलब है पॉइंट तो गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन मौजूद है। सिर्फ कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है? लाइन 1 की। लाइन 1 की इक्वेशन के लिए चाहिए स्लोप, तो पहले हम यहाँ से m1 निकालेंगे और फिर किस कंडीशन पे जाएंगे? परपेंडिकुलर कंडीशन। और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम निकालेंगे m2 आ गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से एक और जो हमारी लाइन 2 है उसकी इक्वेशन निकल सकती है। तो लाइन 1 और लाइन 2, ये बात याद रखिएगा, लाइन 1 और लाइन 2 इस कंडीशन के मुताबिक किस में मौजूद है? परपेंडिकुलर। तो पहले आप इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप यहाँ पर पुट करोगे, m2 का स्लोप निकल आएगा, m2 के स्लोप से स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से आराम से निकाल लोगे। समझ में आ गई बात? इसी का पार्ट 4 भी सेम क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब रह गया सिर्फ 5 और 6। 5 और 6 जो है वो मैं कल यहाँ पर आने के बाद आपको क्लास में करवाऊँगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 पार्ट्स, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 3 को देखा। इंशाल्लाह कल की क्लास से हमारी मेजर वर्क शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।